नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल पे तमाम प्रश्नों के अभ्यास के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह भी चल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपके राग परिचय के चारों भागों का निचोड़ और साथ ही कुछ और भी अच्छे स्टैंडर्ड बुकों का मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक साथ संग्रह करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो जितने आपको मटेरियल दिए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। आप इसका प्रमाण देख चुके होंगे स्टेट के एग्ज़ाम में और आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे। मैं आपके सिलेबस के अनुसार ही संदर्भ जो आपके आने वाले हैं, जिनकी आने की प्रबल संभावना है, वहीं अभ्यास मैं करा रहा हूं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए शानदार कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए साथियों, प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वन लाइनर के माध्यम से। यहाँ पे ये नहीं है कि वन लाइनर है, यहाँ से हम लोग का इस कंसेप्ट से तमाम तरह का एमसीक्यू भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, मैं उदाहरण देकर के मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ध्रुपद के साथ प्रयोग होने वाले ताल, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ध्रुपद के साथ प्रयोग कौन से ताल प्रयोग होते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देगा तीव्रा, चार ताल, सूल ताल। तो आप लगा देंगे कि तीव्रा, चार ताल, सूल ताल ये सब ध्रुपद के साथ प्रयोग होने वाले। या ये भी पूछ सकता है कि सूल ताल निम्न में से किस में प्रयोग होता है, तो उसमें आपका ख्याल दे देगा, ठुमरी दे देगा, दादरा दे देगा, ध्रुपद दे देगा। तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, तीव्रा ताल जो है और चार ताल और सूल ताल ये ध्रुपद का ताल है, तो आप आराम से लगा देंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आप कंसेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा वो एग्जामिनर जानते हैं, आपको कंसेप्ट पढ़ के जाना है। तो चलिए, ख्याल के साथ प्रयोग होने वाले ताल, एक ताल, रूपक, तिलवाड़ा, झपताल, ये सभी जो ताल हैं ख्याल के साथ प्रयोग होते हैं। ठुमरी के साथ प्रयोग होने वाले ताल हैं जत ताल, दीपचंदी, ठीक है। पखावज पर बजने वाले ताल हैं चार ताल, तीव्रा, सूल, धमार। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि चार ताल, तीव्रा, सूल ये पखावज पर बजते हैं, और पखावज का जो संबंध होता है वो ध्रुपद से होता है, यानी कि ध्रुपद का जो ताल होता है वो पखावज पे ही बजता है। हाँ, यहाँ पे एक धमार है जो होरी के साथ प्रयोग होता है, वो भी पखावज का है। तो इस तरह से क्वेश्चन और आंसर को एलिमिनेट करके हम लोग लगाते हैं। अगला पॉइंट है एक ताल, तिलवाड़ा, रूपक, झप ताल, दीपचंदी, जत ताल इत्यादि ताल तबले पर बजने वाले ताल हैं। देखिए, एक ताल, तिलवाड़ा, रूपक, झप ताल ये सभी क्या हैं, आपके तबले के ताल हैं। और दीपचंदी, जत ताल आपका ठुमरी में भी तबला प्रयोग होता है, इसलिए दीपचंदी और जत ताल ये भी आपके तबले के बजने वाले ताल हैं, ठीक है। पखावज पर बजने वाले ताल गंभीर व खुले बोल के होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टुकड़े व परन। टुकड़े व परन आदि पखावज पर के लयकारी है। टुकड़े और परन पखावज पर का क्या है, ये लयकारी है एक तरह से। तबले के तालों में भी टुकड़े, कायदा, पलटा, पेशकरा आदि लयकारी बजते हैं। तबले के तालों में भी टुकड़े, कायदा, यानी कि तबले पे भी टुकड़े, कायदा, पलटा, पेशकरा ये सब लयकारी बजते हैं, ठीक है। प्रत्येक ध्वनि का आधार कंपन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि का आधार क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे सकता है कंपन, या पूछ देगा कंपन क्या है, ऑप्शन दे सकता है ध्वनि का आधार। तो ये ध्यान में रखेंगे। मैं इसलिए क्वेश्चन के एमसीक्यू के बाद, आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो में जितने भी साथी लगातार बने हैं, मैं एमसीक्यू भी कराया हूँ और आपका ये वाला भी कंसेप्ट भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन साथियों का डिमांड था कि फिर से कराएं। तो कंसेप्ट कुछ ऐसे साथी जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये हो जाएगा, और जो पहले से पढ़े उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, कंसेप्ट बहुत काम आता है, कंसेप्ट पढ़ना भी ज़रूरी है, और ये ऑलरेडी एमसीक्यू आपके दिमाग में बिल्डअप कर देता है। मैं उस ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। हम सबको मिल करके सीखना है। बाय द वे, मेरे से भी कोई भूल होती है तो आप कमेंट में अपना विचार जरूर लिखेंगे, उसको देखा जाएगा, क्योंकि हम सब साथी हैं, एक साथ मिल करके सीखना है। यहाँ पे कोई टीचर और स्टूडेंट की ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब मैं अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए, प्रत्येक ध्वनि का आधार कंपन है। कंपन को आंदोलन कहते हैं, इसी कंपन को आंदोलन भी कहते हैं। नाद की मुख्यतः तीन विशेषताएं हैं: नाद की ऊंचाई, नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का जाति अथवा गुण, ठीक है। इसी नाद की जाति अथवा गुण को टिम्बर बोलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है श्रुति की संख्या 22 है। प्रत्येक श्रुति नाद है, परंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। प्रत्येक श्रुति नाद है, लेकिन प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। उन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 श्रुति को शुद्ध या प्राकृतिक स्वर कहेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक श्रुति नाद हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक श्रुति नाद है, प्रत्येक श्रुति नाद है, लेकिन प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। जैसे मान लीजिए, श्रुति का मतलब क्या होता है कि जो सुनाई दे, और 22 श्रुतियों का मतलब कि
जो सुनाई देता है उन्हीं को हम लोग श्रुति बोलते हैं और 22 श्रुति को ही चुना गया है। तो प्रत्येक श्रुति नाद तो है, लेकिन प्रत्येक नाद श्रुति तो नहीं है ना। अब मान लीजिए हम लोग अनाहत नाद को ले लेते हैं तो श्रुति नहीं है। तो इस ढंग से देखिए कंसेप्ट, कितना अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। इसलिए मैं कंसेप्ट वगैरह भी, मैं कंसेप्ट वीडियो भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके MCQ के माध्यम से ये भी होगा। अगर साथियों आपका सपोर्ट मिला, अगर आप हमारे चैनल को प्रमोट किए, अगर आपका सहयोग मिला, तो जितने भी साथी TRE 4 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका स्टेट इस बार हुआ है, उनके लिए, हालांकि TRE 3 तो अब कम समय है, उनके लिए तो अभ्यास ये चल रहा है, लेकिन TRE 4 में जो साथी हमारे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपका सपोर्ट और मिला, प्रमोट किए, तो मैं कोशिश करूंगा आपके जनरल पेपर की भी तैयारी किसी न किसी बेस्ट माध्यम से आपकी करा दी जाए, यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल में श्रुतियों को प्रथम स्वर के प्रथम श्रुति पर माना गया, ठीक है। यानी कि स्वर के प्रथम, जो आधुनिक काल में श्रुति हैं, जैसे तिब्रा, कुमुति, मंद्रा, छंदवती, दावती, रजनी, रक्तिका, इस तरह से करके जो 22 श्रुति है ना, छोवड़ी तक, तो पहले क्या था, प्राचीन में और मध्यकाल में अंतिम श्रुति पे माना गया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए तिब्रा, कुमुति, मंद्रा, छंदवती पे जैसे चौथे श्रुति पे माना गया था सा को, लेकिन यही काम क्या हुआ था, आधुनिक समय में प्रथम श्रुति पे मान लिया गया। तो अगर सा को स्थापित करना था तो तिब्रा पे ही मान लिया गया, ठीक है। इसीलिए 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 ये श्रुति का स्थापना संख्या आपका हो गया था आधुनिक काल के हिसाब से। और वहीं आपके जो प्राचीन और मध्यकाल के हिसाब से था, वो था आपका, मैं आपको बता दूं, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 था, ठीक है। तो इस प्रकार से था, तो इस प्रकार से ये स्वरूप है। अगला पॉइंट देखते हैं। गाते बजाते समय आगे पीछे के स्वर को छू कर आगे बढ़ना क्या है, यही तो कर्ण है, छू करके आगे निकल जाना। कर्ण स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वलग्न और एक अनुलग्न, यानी कि कर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 स्वरों का एक साथ प्रयोग मूर्खी है, 2 स्वरों के एक साथ अटूट रूप से प्रयोग जो है मीड है। ध्यान रखेंगे, 3 स्वर का एक साथ प्रयोग मूर्खी है और 2 स्वर का एक साथ अटूट रूप से प्रयोग मीड है। स्वरों का गंभीरता से उच्चारण करना गमक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्वरों का गंभीरता से उच्चारण क्या है, गमक है। ध्रुपद धमार के साथ अधिक प्रयोग है, गमक का ध्रुपद और धमार के साथ बहुत प्रयोग है, ये ध्यान रखेंगे। 15 प्रकार के गमक है। गीत 2 प्रकार के हैं। गीत के कितने प्रकार है, 2 प्रकार के, इन्हीं को गान बोला जाता है। गान कितने प्रकार के हैं, ठीक है, मार्गी और देसी। समाज में मनोरंजन हेतु प्रयोग रचना गान है, यह 2 प्रकार का है, निबद्ध और अनिबद्ध, ठीक है। गान 2 प्रकार के हैं, निबद्ध और अनिबद्ध, और गीत 2 प्रकार के हैं, मार्गी और देसी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि आपको जितने भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पूरा सिलेबस से और VVI टॉपिक मैं इधर उधर की बात इस पर नहीं नोट किया हूँ, जो आपके एग्जाम उपयोगी हैं उसमें से आपको फ़िल्टर करके तमाम पुस्तकों से आपको ये दिया जा रहा है। चलिए, तालबद्ध रचना को निबद्ध गान कहते हैं। निबद्ध गान क्या होता है, जो ताल के साथ बजे, ताल के अंदर बंधा हुआ हो, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, प्रबंध, रूपक, वस्तु, ये सभी जितने बिना ताल के आप नहीं गा सकते, इसलिए निबद्ध है। ताल से जो बंधा ना हुआ अनिबद्ध गान है। जैसे हम लोग आलाप लेते हैं, आलाप में कोई ज़रूरत है ताल लेने का, आप ऐसे ही स्वतंत्र रूप से आलाप कर सकते हैं। उसके बाद में अब जैसे कि सभी लोग आलाप करते हैं तो उसमें ताल बजना कोई ज़रूरत नहीं है, तो वह अनिबद्ध हो गया। इसमें क्या क्या आता है, रूपका आलाप, रागा आलाप, आलाप्ती गान, स्वस्थान नियम का आलाप। स्वस्थान नियम के आलाप में ये सभी आ जाते हैं, आलाप्ती गान वगैरह, ठीक है। गीत के सभी छोटे बड़े खंडों को विदारी कहते हैं। गीत के सभी छोटे बड़े खंडों को क्या कहते हैं, विदारी कहते हैं। अस्थाई अंतरा, यानी कि ख्याल के जो खंड है 2 प्रकार के, ख्याल के कितने अंग है, 2, अस्थाई और अंतरा। ध्रुपद के 4 अंग, अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। ये सभी प्राचीन गीतों के खंड, उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव, अभोग, ये सभी विदारी हैं, ठीक है। ये सभी विदारी के अंतर्गत आते हैं। अद्वदर्शक स्वर मध्यम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए साथियों बोलता हूँ कि आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए। प्रत्येक वीडियो में कुछ विशेष मैं देने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अगला पॉइंट है, जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करे उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। परमेल प्रवेशक खुद बोल रहा है कि परमेल, यानी कि दूसरे मेल में प्रवेश करना, ठीक है। अपने ही नाम से जो राग हो उसे आश्रय राग कहते हैं। ये चीज़ भी मैं समझा चुका हूँ, जो अपने नाम से उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय राग कहते हैं। ये संख्या में 10 हैं, चूँकि 10 थाट के आधार पर हैं। संगीत रत्नाकर में गायकों के 22 गुण बताए गए हैं और 25 अवगुण बताए गए हैं, और वाग्यकार के
गुण 28 बताएंगे। वाग्यकार संगीत निर्देशक को कहा जाता था। तो संगीत रत्नाकर में 22 गुण था गायक का, और अवगुण 25 था, और संगीतकार का 28 गुण था। ठीक है। वेंकटमुखी के 72 थाट अथवा मेल बताए गए हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। वेंकटमुखी कृत चतुर्दंड प्रकाशिका है, इन्होंने भी कुल 12 स्वर माना। चतुर्दंड प्रकाशिका किसका लिखा गया है? वेंकटमुखी का, जिसमें 72 मेल उन्होंने माना था, और इन्होंने 12 स्वर माना, परंतु नाम अलग अलग रखे, जैसे सुध रे, चतुश्रुति रे। ठीक है, थोड़ा सा अलग स्वरूप था। दक्षिण संगीत का थोड़ा सा स्वरूप भी अलग है, नामकरण भी अलग है वहाँ का। एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति हो सकती है। वेंकटमुखी रागों की मुख्य 3 जातियाँ हैं। 401 थाट से 484 रागों की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति हो सकती है, ये वेंकटमुखी ने माना है। तो 10 थाटों से कितना होगा? तो इसमें आपको 4840 ये हो जाएगा। रागों की मुख्य जातियाँ 3 हैं और 9 उप जातियाँ। मुख्य जातियाँ औडव, साडव और संपूर्ण हो गया 3 गो, और इसे औडव, 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 साडव, औडव, संपूर्ण, इस तरह से करेंगे तो 3 से आपका 9 बन जाएगा उपजाति। हिंदुस्तानी उत्तरी संगीत में गणितीय विधि से अधिक 32 थाटों की रचना हो सकती है, जिसमें केवल 10 प्रचलित है। ये 32 थाट कैसे था और कैसे 10 लिया गया मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं साथी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि किसी वीडियो का स्किप ना करिए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 10 थाट प्रचलित है, लेकिन माना गया था 32, उसमें से 10 को लिया गया था। संगीत दक्षिण संगीत में 19 थाट प्रचलन में है। दक्षिण संगीत में 19 थाट प्रचलन में, वहाँ 72 माना गया था, लेकिन 19 थाट प्रचलन में। राग रागनी पद्धति में 4 मत हैं, भरत मत, हनुमत मत, ठीक है, और कौन सा था? शिव मत और कृष्ण मत। तो देखिए, भरत मत और हनुमत मत के द्वारा 6 राग और 30 रागनियाँ था, और शिव मत और कृष्ण मत के द्वारा 6 राग और 36 रागनियाँ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राग रागनी में 4 मत माना गया था। मोहम्मद राजा की पुस्तक नगमाते आसफी में 1813 ईस्वी में राग रागनी की आलोचना की। इसी ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध थाट माना गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ समझा दूँ, कुछ साथियों के दिमाग में चल रहा होगा कि समझाया नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 32 थाट ये जो था माना गया था उस समय, कैसे माना गया था आपका 32 थाट? ये माना गया था किस आधार पे, मैं आपको बता दूँ। 32 थाट, तो इसमें से क्या था? 16 आपका तीव्र मध्यम से ले लिया गया था, और 16 आपके शुद्ध मध्यम से। ठीक है, 32 थाटों की तो मतलब आपके उत्तरी संगीत में रचना हो गई, लेकिन इसमें से प्रयोग में लिया गया वेंकट, ये क्या आपके भातखंडे द्वारा जो प्रचलित किया गया, 10 थाट ही लिया गया। उसी तरह से आपके वेंकटमुखी 72 माने थे, 36 तीव्र से, 36 शुद्ध मध्यम से, लेकिन वहाँ पे 19 मेल ही प्रचलन में लिया गया। तो इस तरह से कुछ स्वरूप था। हालांकि डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को मैं बताया हूँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को आप देखा करिए। प्रत्येक वीडियो में मेरे से जितना बेस्ट संभव हो पाता मैं हमेशा देने के लिए प्रयासरत हूँ। तो साथियों, आपका सपोर्ट बना रहे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट पे अपना विचार रखिएगा, और कुछ ग्रुप वगैरह में अपने साथियों के पास शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ मेरे चैनल का भी कुछ अच्छा हो, ताकि मोटिवेशन प्राप्त करके मैं आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाने के लिए उत्सुक रह सकूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।